आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पुस्तकों में से एक फिलिप ए फिशर की प्रसिद्ध पुस्तक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स के बारे में। ये कहानी एक लड़के रवि की है जो हमेशा से निवेश की दुनिया से प्रभावित रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि सही कंपनी में पैसा लगाने का रहस्य क्या है। एक शाम जब वो पुराने बाजार क्षेत्र में टहल रहा था, उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। किताबों के ढेर में से उसने एक धूल भरी किताब उठाई, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। उसने दुकान के बूढ़े मालिक से पूछा, क्या ये किताब सच में काम की है? दुकानदार ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम इसे समझ गए तो तुम खुद को भी समझ जाओगे। रवि ने पहले अध्याय को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द उसकी आंखों के सामने उभरते गए, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक निवेश की किताब नहीं थी, यह एक मानसिक खेल था जहां सही फैसले और सही सोच आपको सफलता दिला सकती थी। फिशर बताते हैं कि सामान्य निवेशक अक्सर भीड़ का अनुसरण करते हैं, लेकिन असाधारण लाभ उन्हीं को मिलता है जो भीड़ से अलग सोचते हैं। सही कंपनी को चुनने के लिए जरूरी है कि आप उसके भविष्य की क्षमता को समझें, न कि सिर्फ उसके वर्तमान आंकड़ों को। फिशर कहते हैं कि कंपनियों के सही मूल्य को समझने के लिए केवल वित्तीय रिपोर्ट्स पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। हमें कंपनी के प्रबंधन, उसके विकास की रणनीति, अनुसंधान एवं विकास और बाजार में उसकी पकड़ को भी समझना चाहिए। क्या कंपनी के पास विकास की मजबूत संभावनाएं हैं? क्या प्रबंधन टीम में असली नेतृत्व क्षमता है? क्या वे अपने उद्योग में सबसे बेहतर बनने के लिए प्रयासरत है? यही वे सवाल थे जो रवि को अपने हर निवेश से पहले पूछने थे। रवि अब तक की गई अपनी सभी गलतियों के बारे में सोचने लगा। वो समझ चुका था कि डर और लालच ही दो सबसे बड़े कारक हैं जो निवेशकों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। तभी उसकी जेब में रखे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक नई कंपनी के शेयर तेजी से ऊपर जा रहे थे और पूरा बाजार उसमें निवेश कर रहा था। उसके अंदर दो आवाजें गूंजने लगी। पहली, सब लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, जल्दी कर लो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। दूसरी, रुको, ये सोचो कि कंपनी का असली मूल्य क्या है, क्या ये सिर्फ एक बुलबुला तो नहीं? उसने गहरी सांस ली। दुकान के मालिक की बात याद आई, अगर तुम इसे समझ गए तो तुम खुद को भी समझ जाओगे। आज पहली बार उसने भीड़ की दिशा में नहीं बल्कि अपनी समझ के अनुसार निर्णय लिया। फिलिप ए फिशर इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि सबसे अच्छा निवेश वही है जिसे करने के बाद आप चैन की नींद सो सके। रवि अब एक अलग ही मानसिक अवस्था में था। वो अब अपने निवेश को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क और सोच समझकर फैसले लेने लगा था। उसने फिशर की पहली सीख को आत्मसात कर लिया था, असाधारण लाभ भीड़ से अलग सोचने वालों को ही मिलता है। लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्त आर्यन से मिलने गया तो एक अजीब बातचीत हुई। भाई, तुमने वो नई टेक कंपनी देखी? सब कह रहे हैं कि ये शेयर उड़ने वाला है, आर्यन ने उत्साहित होकर कहा। रवि मुस्कुराया। उसने पहले की तरह भीड़ का अनुसरण करने की गलती नहीं की। लेकिन अब सवाल था, क्या इस कंपनी में असली मूल्य है या ये सिर्फ बाजार का हाइप है? यही सवाल उसे दूसरे अध्याय की ओर ले गया। स्कटलबट पद्धति क्या कर सकती है? फिलिप फिशर कहते हैं कि एक सफल निवेशक को कभी सिर्फ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट या समाचारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। असली जानकारी कंपनी के आसपास के लोगों से मिलती है। स्कटलबट का अर्थ है कंपनी के बारे में जमीन से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना। सिर्फ आंकड़ों पर भरोसा करने के बजाय फिशर सलाह देते हैं कि हमें कंपनी से जुड़े लोगों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सप्लायरों, प्रतिस्पर्धियों और उद्योग के विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए। 1. क्या कर्मचारी कंपनी के भविष्य को लेकर उत्साहित है? 2. क्या ग्राहक कंपनी के उत्पादों और सेवाओं से संतुष्ट हैं? 3. क्या सप्लायर कंपनी को समय पर भुगतान कर रहे हैं या वे परेशान हैं? 4. क्या प्रतिस्पर्धी कंपनी को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानते हैं? रवि को लगा कि इस नई टेक कंपनी की असली सच्चाई जानने के लिए उसे खुद मैदान में उतरना होगा। उसने कंपनी के कुछ कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे टालमटोल कर रहे थे। फिर उसने एक सप्लायर से संपर्क किया जिसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, ये कंपनी अपने वादे पूरे करने में कमजोर है, भुगतान में देर होती रहती है, कुछ गड़बड़ जरूर है। अब रवि के दिमाग में अलार्म बज चुका था। उसे याद आया कि फिशर ने कहा था, अगर कंपनी के आसपास के लोग उसे लेकर उत्साहित नहीं है तो निवेशक को भी सतर्क रहना चाहिए। फिर उसने बाजार में दूसरी कंपनियों के बारे में स्कटलबट पद्धति का उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे ऐसे कई स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिली जो वाकई में मजबूत कंपनियां थीं, लेकिन बाजार में अभी ज्यादा चर्चा में नहीं आई थी। कुछ हफ्तों बाद वही नई टेक कंपनी जिसके बारे में सब शोर मचा रहे थे, अचानक गिरने लगी। बड़े निवेशकों ने इसे बेच दिया और आम निवेशक फंस गए। आर्यन परेशान होकर रवि के पास आया। भाई, तूने इसमें निवेश क्यों नहीं किया? रवि मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैंने स्कटलबट पद्धति अपनाई थी। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रवि को अब निवेश की असली ताकत का एहसास हो चुका था। सिर्फ सही खबरों पर भरोसा करने की बजाय हमें खुद गहरी पड़ताल करनी चाहिए। फिलिप ए फिशर इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि सबसे अच्छा निवेशक वो है जो कंपनी के बारे में उतनी ही जानकारी जुटाता है जितनी जानकारी कंपनी का अपना मैनेजमेंट रखता है। रवि अब एक बदला हुआ इंसान था। वो अब भीड़ के साथ नहीं चलता था, बल्कि खुद रिसर्च करता और फिर निवेश का फैसला करता। पहले अध्याय में उसने सीखा था कि निवेश मनोविज्ञान का खेल है, और दूसरे अध्याय में उसे स्कटलबट पद्धति से असली सच्चाई जानने का तरीका मिला था। लेकिन अब एक और चुनौती थी, सही स्टॉक को चुनने का सही तरीका क्या है? एक दिन वो एक निवेश सम्मेलन में गया जहां एक बुजुर्ग निवेशक को बोलते हुए सुना, ज्यादातर लोग बाजार में आते हैं, कुछ नाम सुनते हैं, थोड़ा समाचार देखते हैं और फिर बिना पूरी जानकारी के निवेश कर देते हैं, लेकिन असली समझदार निवेशक पहले सही स्टॉक चुनना सीखते हैं। रवि को लगा कि यह संदेश उसी के लिए था। उस रात उसने फिलिप फिशर की तीसरी सीख को गहराई से पढ़ा। क्या खरीदें? किसी स्टॉक में देखने के लिए 15 महत्वपूर्ण बिंदु।
फिलिप फिशर ने 15 महत्वपूर्ण बिंदु बताए जो ये तय करने में मदद करते हैं कि कोई स्टॉक असल में खरीदने लायक है या नहीं। ये बिंदु कंपनी की आंतरिक ताकत, प्रबंधन, विकास क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को समझने में मदद करते हैं। 1. क्या कंपनी की बिक्री लगातार बढ़ रही है? अगर किसी कंपनी का राजस्व तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो बाजार में अपनी पकड़ बना रही है। 2. क्या कंपनी के पास प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है? क्या कंपनी के पास ऐसा कोई अनोखा उत्पाद, तकनीक या ब्रांड है जो उसे भीड़ से अलग बनाता है? 3. क्या कंपनी का R&D, अनुसंधान एवं विकास, मजबूत है? क्या कंपनी लगातार नई तकनीकों और उत्पादों में निवेश कर रही है ताकि वो भविष्य में भी आगे बनी रहे? 4. क्या कंपनी के पास मजबूत प्रॉफिट मार्जिन है? केवल बढ़ती बिक्री ही काफी नहीं है, बल्कि ये देखना जरूरी है कि मुनाफे का अनुपात भी अच्छा हो। 5. क्या कंपनी के पास अच्छी प्रबंधन टीम है? एक अच्छा प्रबंधन ही एक कंपनी को आगे ले जाता है। अगर टॉप मैनेजमेंट की नीयत और नीतियां मजबूत नहीं है तो निवेश जोखिम भरा हो सकता है। 6. क्या कंपनी का विस्तार संभव है? क्या कंपनी भविष्य में अन्य बाजारों में जा सकती है या अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकती है? 7. क्या कंपनी के कर्मचारी उत्साहित और प्रेरित हैं? अगर कंपनी के कर्मचारी खुद कंपनी के लिए उत्साहित नहीं है तो निवेशकों को भी सतर्क रहना चाहिए। 8. क्या कंपनी ग्राहकों को संतुष्ट कर रही है? ग्राहक संतुष्टि कंपनी की स्थिरता और बढ़त के लिए बेहद जरूरी है। 9. क्या कंपनी की प्रतिस्पर्धा में स्थिति मजबूत है? क्या कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे है या उसके पास उन्हें टक्कर देने के लिए कोई विशेष रणनीति है? 10. क्या कंपनी लागत नियंत्रण में सक्षम है? अगर कंपनी का खर्चा ज्यादा है तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। 11. क्या कंपनी नए उत्पादों और सेवाओं में इनोवेशन ला रही है? अगर कोई कंपनी लगातार नई चीजें नहीं ला रही है तो वो जल्द ही बाजार में पिछड़ जाएगी। 12. क्या कंपनी के पास मजबूत वित्तीय स्थिति है? अगर कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है तो वो जोखिम भरी हो सकती है। 13. क्या कंपनी के स्टॉक होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिल रहा है? कंपनी की नीति यह होनी चाहिए कि वो अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे। 14. क्या कंपनी के विस्तार की योजना लंबी अवधि के लिए सही है? अगर कंपनी सिर्फ अल्पकालिक लाभ के बारे में सोच रही है तो उसमें निवेश करना सही नहीं होगा। 15. क्या कंपनी ईमानदार और नैतिक रूप से मजबूत है? कंपनी की पारदर्शिता और ईमानदारी निवेश के लिए बेहद जरूरी है। रवि अब हर स्टॉक को इन 15 सवालों के आधार पर परखता। उसने कई कंपनियों को खंगाला, कुछ को अस्वीकार किया और कुछ में गहरी दिलचस्पी ली। कुछ महीनों बाद उसने एक कंपनी ढूंढी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका अनुसंधान एवं विकास R&D बहुत मजबूत था। इस बार उसने भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि फिशर के 15 बिंदुओं के आधार पर निवेश किया। धीरे धीरे वो कंपनी आगे बढ़ने लगी, उसके स्टॉक की कीमत बढ़ी और रवि का निवेश सफल रहा। अब रवि को समझ आ गया था कि निवेश का असली रहस्य जल्दबाजी में नहीं बल्कि गहरी रिसर्च और सही मानकों का पालन करने में है। कुछ समय बाद जब उसके दोस्त आर्यन ने उससे पूछा, भाई तेरा स्टॉक कैसे ऊपर चला गया? तो रवि मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने पहले 15 सवाल पूछे थे। फिलिप ए फिशर इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि सही स्टॉक चुनना किसी कला से कम नहीं है, ये धैर्य, रिसर्च और सही नजरिए की मांग करता है। रवि अब निवेश की दुनिया में गहराई से उतर चुका था। पहले अध्याय में उसने सीखा था कि निवेश मनोविज्ञान का खेल है, दूसरे अध्याय में स्कटलबट पद्धति से सही जानकारी इकट्ठा करना सीखा और तीसरे अध्याय में उसने जाना कि सही स्टॉक चुनने के लिए 15 महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। अब एक नई चुनौती थी, इन सिद्धांतों को अपनी जरूरतों और वित्तीय स्थिति के अनुसार कैसे लागू किया जाए। रवि का आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत था। उसकी रणनीति अब सिर्फ तर्क और रिसर्च पर आधारित थी। लेकिन एक दिन उसके सामने एक अनोखी स्थिति आई। उसका दोस्त आर्यन परेशान होकर उससे मिलने आया। भाई, तूने जो स्टॉक्स बताए थे उनमें से कुछ तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा खरीदना चाहिए। रवि मुस्कुराया और बोला, तूने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर सोचा भी है या बस तेजी में आकर स्टॉक्स ढूंढ रहा है? आर्यन थोड़ा अटपटा महसूस करने लगा। मतलब, पैसा ही तो बनाना है, बस अच्छे स्टॉक्स खरीदने हैं। रवि ने गहरी सांस ली और फिशर की अगली सीख बताने लगा, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो तुम्हारी जरूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से सही है या नहीं। फिलिप फिशर कहते हैं कि हर निवेशक के लिए सही स्टॉक अलग होता है, क्योंकि हर किसी की वित्तीय स्थिति, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश का लक्ष्य अलग होता है। अगर कोई निवेशक इन सवालों के जवाब दे सकता है तो उसे सही स्टॉक चुनने में आसानी होगी। 1. क्या आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं या छोटी अवधि के लिए? अगर कोई निवेशक लंबे समय तक स्टॉक होल्ड कर सकता है तो उसे उच्च गुणवत्ता वाली ग्रोथ कंपनियों को चुनना चाहिए, लेकिन अगर उसे जल्दी मुनाफा चाहिए तो वो छोटी अवधि के स्टॉक्स की ओर जा सकता है। 2. आपकी जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है? अगर कोई निवेशक ज्यादा जोखिम लेने को तैयार नहीं है तो उसे स्थिर और मजबूत कंपनियों के स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर वो थोड़ा जोखिम उठा सकता है तो उच्च ग्रोथ वाली कंपनियों में निवेश कर सकता है। 3. क्या आपके पास पहले से कोई पोर्टफोलियो है? अगर किसी के पास पहले से मजबूत कंपनियों में निवेश है तो वो थोड़ा आक्रामक निवेश कर सकता है, लेकिन अगर वो अभी शुरुआत कर रहा है तो उसे पहले सुरक्षित कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। 4. क्या कंपनी के भविष्य की संभावनाएं आपकी आवश्यकताओं से मेल खाती हैं? कोई भी कंपनी तभी सही निवेश होती है जब उसका ग्रोथ पैटर्न निवेशक की जरूरतों से मेल खाता हो। आर्यन अब तक सिर्फ दूसरों को देखकर स्टॉक्स में निवेश कर रहा था, बिना ये समझे कि वे उसके लिए सही भी हैं या नहीं। रवि ने उसे कुछ सवालों के जवाब देने को कहा। 1. क्या तू जल्दी पैसा कमाना चाहता है या लंबी अवधि में बड़ा रिटर्न? 2. अगर कल को स्टॉक गिर गया तो क्या तू घबरा जाएगा या धैर्य रखेगा? 3. क्या तूने अपने पैसे का ऐसा वितरण किया है कि एक स्टॉक गिर भी जाए तो तुझे बड़ा नुकसान न हो?
आर्यन चुप हो गया। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। अब उसने फैसला किया कि वो सिर्फ हाइप में आकर निवेश नहीं करेगा, बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से सही स्टॉक्स चुनेगा। सही निवेश आपके खुद के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रवि को अब समझ आ गया था कि सिर्फ अच्छा स्टॉक चुनना ही काफी नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि वो स्टॉक आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सही है या नहीं। अब उसने अपनी रणनीति और मजबूत कर ली। हर स्टॉक में निवेश करने से पहले वो खुद से पूछता कि क्या यह उसकी वित्तीय स्थिति, जोखिम उठाने की क्षमता और दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाता है या नहीं। फिलिप ए फिशर इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि सही स्टॉक चुनने का अर्थ सिर्फ अच्छी कंपनियों में निवेश करना नहीं है, बल्कि उन कंपनियों को चुनना है जो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सही बैठती है। रवि अब बाजार को पहले से ज्यादा गहराई से समझने लगा था। पहले अध्याय में उसने सीखा कि निवेश मनोविज्ञान का खेल है। दूसरे अध्याय में उसने स्कटलबट पद्धति से सही कंपनियों को पहचानना सीखा। तीसरे अध्याय में उसने 15 बिंदुओं के आधार पर सही स्टॉक चुनने का तरीका समझा। चौथे अध्याय में उसने जाना कि उसे अपनी जरूरतों के अनुसार निवेश करना चाहिए। अब अगला बड़ा सवाल था, किसी भी स्टॉक को खरीदने का सही समय क्या होता है। एक दिन रवि अपने निवेशक मित्रों के साथ चर्चा कर रहा था। यार, मैंने एक बेहतरीन कंपनी पहचानी है, उसने उत्साहित होकर कहा। आर्यन ने पूछा, तो फिर खरीद क्यों नहीं रहे। रवि थोड़ा रुका और बोला, क्योंकि मैंने अब तक यह नहीं जाना कि कब खरीदना सही रहेगा। उसी समय उनके समूह में एक अनुभवी निवेशक मिस्टर मेहरा बैठे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, शेयर बाजार में सही स्टॉक चुनना जितना जरूरी है, उसे सही समय पर खरीदना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रवि अब और भी ध्यान से सुनने लगा। फिलिप फिशर बताते हैं कि सिर्फ अच्छे स्टॉक्स खरीदना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही समय पर खरीदना भी जरूरी है। एक, बाजार की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझे। जब बाजार में डर और घबराहट होती है, तभी सबसे अच्छे निवेश के मौके मिलते हैं। अगर बाजार में हर कोई उत्साहित है और स्टॉक्स पहले से बहुत ऊंचे दाम पर चल रहे हैं, तो यह सही समय नहीं है। 2, कंपनी की कीमत और मूल्य का आकलन करें। कई बार अच्छी कंपनियां भी अस्थायी कारणों से सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं लेकिन बाजार में कोई छोटी परेशानी के कारण उसके शेयर गिर रहे हैं, तो ये खरीदने का सही समय हो सकता है। 3, धैर्य रखें। हर अच्छी चीज का सही समय होता है। सफल निवेशक वही होते हैं जो धैर्य रखते हैं और भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निवेश नहीं करते। अगर कोई स्टॉक थोड़ा महंगा लग रहा हो लेकिन भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने वाला हो, तो सही समय का इंतजार करें। 4, धीरे धीरे खरीदें। फेज्ड बाइंग। अगर किसी स्टॉक में पूरी तरह निवेश करने का मन है, तो एक ही बार में सारा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे अलग अलग समय पर खरीदें। इससे बाजार की अस्थिरता से बचने में मदद मिलती है। 5, मंदी बेयर मार्केट का फायदा उठाएं। जब बाजार में गिरावट होती है, तो कई बेहतरीन कंपनियां भी सस्ती हो जाती हैं। अगर आपने किसी कंपनी की पूरी रिसर्च कर ली है और उसका भविष्य उज्जवल है, तो मंदी के समय खरीदना एक अच्छा अवसर हो सकता है। रवि को एक बेहतरीन कंपनी मिली थी, लेकिन वो मिस्टर मेहरा की सलाह मानते हुए जल्दबाजी में नहीं आया। उसने बाजार पर नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि कंपनी की कीमत हाल ही में थोड़ी ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन वो धैर्य रखकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। कुछ महीनों बाद बाजार में हल्की गिरावट आई। निवेशकों में डर था और कई लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे थे। रवि ने देखा कि वही बेहतरीन कंपनी जिसे वो खरीदना चाहता था, अब 20% सस्ते दाम पर मिल रही थी। अब वो समझ गया कि यह खरीदने का सही समय है। उसने निवेश किया और कुछ ही महीनों में वो स्टॉक ऊपर चढ़ने लगा। आर्यन ने हैरानी से पूछा, भाई, तूने इसे इतने अच्छे दाम पर कैसे खरीदा। रवि मुस्कुराया और बोला, मैंने सही समय का इंतजार किया। धैर्य और समझदारी ही सफलता की कुंजी है। अब रवि को समझ आ गया था कि बाजार में जल्दबाजी करने वाला ही नुकसान उठाता है। सिर्फ अच्छे स्टॉक्स चुनना ही काफी नहीं है, असली सफलता उन्हें सही समय पर खरीदने में है। फिलिप ए फिशर इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि बाजार में अवसर उन लोगों के लिए होते हैं जो धैर्य रखते हैं और सही समय पर कार्रवाई करते हैं। रवि अब निवेश की गहरी समझ विकसित कर चुका था। पहले उसने सीखा कि निवेश मनोविज्ञान का खेल है। फिर उसने स्कटलबट पद्धति से सही कंपनियों की जानकारी इकट्ठा करना सीखा। उसने 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं की मदद से सही स्टॉक चुने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निवेश किया। फिर उसने सही समय का इंतजार कर कम कीमत पर बेहतरीन स्टॉक्स खरीदे। लेकिन अब एक और सवाल उसके सामने था, कब बेचना चाहिए। रवि के पोर्टफोलियो में अब कुछ बेहतरीन स्टॉक्स थे और उनमें से कुछ ने उसे शानदार मुनाफा देना शुरू कर दिया था। एक दिन उसका दोस्त आर्यन घबराया हुआ उसके पास आया। भाई, मेरा एक स्टॉक 40% ऊपर चला गया है, अब बेच दूं या और इंतजार करूं। रवि खुद भी इसी सवाल से जूझ रहा था। तभी उसे मिस्टर मेहरा की याद आई, जो पहले भी उसे सही समय पर खरीदने की सलाह दे चुके थे। वो तुरंत उनसे मिलने गया और पूछा, सर, एक स्टॉक में अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, क्या आप इसे बेच देना चाहिए। मिस्टर मेहरा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सबसे बड़ी गलती जो निवेशक करते हैं वो ये है कि वे बहुत जल्दी बेच देते हैं। सही समय पर खरीदने से ज्यादा जरूरी सही समय पर बेचना सीखना है। अब रवि और ध्यान से सुनने लगा। फिलिप फिशर के अनुसार सबसे बड़ा लाभ तब मिलता है जब आप सही स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, लेकिन कई परिस्थितियों में बेचना जरूरी हो जाता है। कब बेचना चाहिए। 1, जब कंपनी की मूलभूत स्थिति फंडामेंटल्स बिगड़ जाए। अगर कंपनी का प्रबंधन कमजोर हो गया है या उसने गलत फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, तो स्टॉक को होल्ड करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज खत्म हो रही है, तो समय पर बाहर निकल जाना सही रहेगा। 2, जब ग्रोथ रुक जाए या कंपनी में इनोवेशन बंद हो जाए।
अगर कंपनी नई तकनीकों में निवेश नहीं कर रही है और धीरे धीरे बाजार में पिछड़ रही है तो आगे उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। ये संकेत हो सकता है कि अब इस स्टॉक को बेचना चाहिए। 3. अगर कोई बेहतर निवेश अवसर मिल जाए। अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल रहा है जिसमें ज्यादा संभावनाएं हैं लेकिन आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है तो कम आकर्षक स्टॉक को बेचकर नया अवसर लिया जा सकता है। 4. जब निवेश का मूल कारण ही बदल जाए। अगर आपने कोई स्टॉक इसलिए खरीदा था क्योंकि वो किसी खास सेक्टर में अच्छा कर रहा था और अब वो सेक्टर ही गिर रहा है तो बेचने का सही समय आ सकता है। 5. अगर स्टॉक अत्यधिक महंगा हो गया हो, मतलब ओवरवैल्यूएशन। अगर किसी कंपनी का मूल्य उसके असली प्रदर्शन से कहीं ज्यादा बढ़ गया हो तो भविष्य में गिरावट आ सकती है। ऐसे में आंशिक रूप से प्रॉफिट बुक करना समझदारी हो सकती है। कब नहीं बेचना चाहिए। 1. अगर केवल भावनाओं में बहकर बेचने का मन कर रहा हो। कई निवेशक घबराहट में आकर स्टॉक्स बेच देते हैं जबकि असली सफल निवेशक वही होते हैं जो धैर्य रखते हैं। 2. अगर बाजार में अस्थायी गिरावट आई हो। बाजार में अस्थायी गिरावट होना सामान्य बात है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो केवल बाजार के डर से स्टॉक बेचना सही नहीं होगा। 3. अगर स्टॉक अभी भी ग्रोथ कर रहा है। कई निवेशक थोड़े से मुनाफे में बेच देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर स्टॉक में अभी भी ग्रोथ की संभावना है तो इसे बनाए रखना फायदेमंद हो सकता है। रवि ने मिस्टर मेहरा की सीख को ध्यान में रखा और अपने स्टॉक्स का दोबारा विश्लेषण किया। उसने पाया कि उसका एक स्टॉक, एक्सेक इंडस्ट्रीज, अब पहले की तरह इनोवेशन नहीं कर रहा था और उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। अब इसे बेचने का समय आ गया है, उसने सोचा। लेकिन दूसरी तरफ उसके पास ग्रीन फ्यूचर एनर्जी नामक एक स्टॉक था जो लगातार नई तकनीकों में निवेश कर रहा था और उसकी ग्रोथ जारी थी। आर्यन ने उसे सलाह दी, तूने ग्रीन फ्यूचर एनर्जी में 50% का मुनाफा कमा लिया है, अब इसे भी बेच दे। लेकिन रवि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये कंपनी अभी भी बढ़ रही है। अगर मैं इसे अभी बेच दूं तो यह वही गलती होगी जो आम निवेशक करते हैं। कुछ सालों बाद एक्सेक इंडस्ट्रीज का स्टॉक गिर गया और ग्रीन फ्यूचर एनर्जी का मूल्य 5 गुना हो गया। अब रवि को समझ आ गया था कि जल्दी बेचकर छोटा मुनाफा कमाने से बेहतर है कि अच्छे स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड किया जाए। लेकिन साथ ही अगर कोई कंपनी अपना असली मूल्य खो रही हो तो सही समय पर निकल जाना भी जरूरी है। फिलिप ए फिशर इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि असली पैसा स्टॉक्स को खरीदने और बेचने में नहीं बल्कि उन्हें सही समय तक होल्ड करने में बनता है। रवि अब एक परिपक्व निवेशक बन चुका था। उसने सीखा कि स्टॉक्स कैसे चुनने चाहिए और उन्हें कब खरीदना और बेचना चाहिए। अब उसका पोर्टफोलियो अच्छा प्रदर्शन कर रहा था लेकिन उसके सामने एक नया सवाल था, डिविडेंड्स का महत्व। क्या डिविडेंड्स लेना अच्छा है या बिना डिविडेंड वाली कंपनियां ज्यादा फायदेमंद होती है। एक दिन रवि और आर्यन फिर से निवेश पर चर्चा कर रहे थे। आर्यन ने उत्साहित होकर कहा, भाई, मैंने ऐसे स्टॉक्स खरीदे हैं जो हर साल अच्छा डिविडेंड देते हैं। अब मुझे बिना कुछ किए हर साल फ्री पैसा मिलेगा। रवि मुस्कुराया लेकिन चुप रहा। फिर उसने मिस्टर मेहरा से जाकर पूछा, सर, क्या ज्यादा डिविडेंड देना किसी स्टॉक को अच्छा बनाता है। मिस्टर मेहरा ने गहरी सांस ली और बोले, यही सवाल हर नए निवेशक के मन में आता है, चलो इसे सही तरीके से समझते हैं। अध्याय 7, डिविडेंड्स की सच्चाई। फिलिप फिशर के अनुसार डिविडेंड्स को लेकर निवेशकों में बहुत भ्रम रहता है। कुछ निवेशक ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों को ही अच्छा मानते हैं जबकि कुछ कंपनियां डिविडेंड नहीं देकर ग्रोथ पर फोकस करती हैं। डिविडेंड से जुड़ी सच्चाई समझने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। 1. डिविडेंड्स का फायदा, नियमित आय। अगर कोई निवेशक रिटायर हो चुका है या उसे हर साल स्थिर आय चाहिए तो डिविडेंड देने वाली कंपनियां फायदेमंद हो सकती हैं। स्थिरता का संकेत, जो कंपनियां लगातार डिविडेंड देती हैं वे आमतौर पर स्थिर और मुनाफा कमाने वाली कंपनियां होती हैं। बाजार में गिरावट के समय सहारा, अगर बाजार में मंदी आ जाए तो डिविडेंड मिलने से निवेशकों को कुछ राहत मिलती है। 2. डिविडेंड्स का नुकसान। अगर कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है तो इसका मतलब है कि वह अपना पैसा खुद के बिजनेस में दोबारा निवेश नहीं कर रही। इससे उसकी ग्रोथ सीमित हो सकती है। टैक्स का बोझ, डिविडेंड पर टैक्स देना पड़ता है जिससे निवेशकों का असली फायदा कम हो सकता है। सबसे बेहतरीन कंपनियां डिविडेंड नहीं देती। अमेजन, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती क्योंकि वे अपनी पूरी कमाई को दोबारा बिजनेस में लगाकर और तेजी से बढ़ना चाहती हैं। 3. कब डिविडेंड्स वाली कंपनियां चुननी चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं और नियमित इनकम चाहते हैं। अगर आप एक कम जोखिम वाले निवेशक हैं और लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न चाहते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड देने के बावजूद अच्छी ग्रोथ कर रही है। 4. कब बिना डिविडेंड वाली कंपनियां चुननी चाहिए। अगर आप युवा हैं और लंबी अवधि के लिए ग्रोथ चाहते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड न देकर अपनी कमाई को और ज्यादा विस्तार में लगा रही है। अगर स्टॉक की कीमत ज्यादा तेजी से बढ़ने की संभावना है। रवि ने मिस्टर मेहरा की सलाह के बाद अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा की। उसने देखा कि आर्यन के डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स की ग्रोथ धीमी थी लेकिन वे स्थिर थे। दूसरी तरफ रवि के बिना डिविडेंड वाले स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे थे। उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे भी डिविडेंड स्टॉक्स लेने चाहिए। थोड़ी सोचने के बाद उसने एक संतुलित रणनीति अपनाई। उसने अपने पोर्टफोलियो का 80% हिस्सा ग्रोथ स्टॉक्स में रखा और 20% हिस्सा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में निवेश किया। इससे उसे दो फायदे हुए, एक तरफ उसका पैसा तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी तरफ उसे स्थिर आय भी मिल रही थी। रवि को समझ आ गया था कि डिविडेंड्स न तो अच्छे होते हैं और न ही बुरे, ये पूरी तरह निवेशक की जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है तो उसे ग्रोथ कंपनियों में निवेश करना चाहिए। अगर कोई नियमित आय चाहता है तो उसे डिविडेंड कंपनियां चुननी चाहिए। लेकिन सबसे समझदारी भरी रणनीति यही थी कि दोनों का सही संतुलन बनाया जाए। फिलिप ए फिशर इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि
सही निवेशक वही होता है जो समझता है कि डिविडेंड सिर्फ पैसे लौटाने का तरीका नहीं, बल्कि एक कंपनी की रणनीति का हिस्सा है। रवि ने अब तक निवेश की गहरी समझ विकसित कर ली थी। वो सही स्टॉक्स चुनना, उन्हें कब खरीदना और बेचना सीख चुका था। डिविडेंड्स के असली मायने भी उसे समझ आ गए थे। अब उसने सोचा कि एक सफल निवेशक बनने के लिए उसे ये भी जानना होगा कि सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं, जिन्हें उसे हर हाल में टालना चाहिए। रवि और आर्यन अपने पसंदीदा कैफे में कॉफी पी रहे थे। आर्यन थोड़ा परेशान दिख रहा था। यार, मैंने एक स्टॉक खरीदा था और अब वो 30% गिर चुका है। रवि ने पूछा, क्या तुमने उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे से देखे थे? आर्यन ने झेपते हुए जवाब दिया, नहीं, बस दोस्त की सलाह पर ले लिया था। रवि को एहसास हुआ कि कई निवेशक बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं। वो तुरंत मिस्टर मेहरा से मिला और उनसे पूछा, सर, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं? मिस्टर मेहरा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही सवाल हर सफल निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। मैं तुम्हें 5 सबसे खतरनाक गलतियों के बारे में बताता हूँ। अध्याय 8, निवेशकों की 5 सबसे बड़ी गलतियां। फिलिप फिशर बताते हैं कि एक सफल निवेशक वही बनता है जो न केवल सही फैसले ले, बल्कि गलत फैसलों से बचना भी सीखे। एक, सिर्फ सस्ते स्टॉक्स को चुनना। कई निवेशक सोचते हैं कि कम कीमत वाले स्टॉक्स ज्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन सस्ते स्टॉक्स हमेशा अच्छे नहीं होते। कई बार वे इसलिए सस्ते होते हैं क्योंकि उनका बिजनेस कमजोर होता है। अच्छा स्टॉक वो है जिसकी ग्रोथ और भविष्य उज्जवल हो, भले ही उसकी कीमत ज्यादा हो। सही तरीका यह है कि कीमत से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दें। 2, किसी की सलाह पर आंख बंद करके निवेश करना। बाजार में कई लोग स्टॉक्स की सलाह देते हैं, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच, लेकिन बिना खुद रिसर्च किए निवेश करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपने स्टॉक को ठीक से नहीं समझा तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। सही तरीका यह है कि खुद रिसर्च करो, समझो, फिर निवेश करो। 3, डर और लालच में आकर फैसले लेना। जब स्टॉक बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो कई लोग लालच में आकर महंगे स्टॉक्स खरीद लेते हैं। जब बाजार गिरता है तो कई निवेशक डरकर अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, जबकि यही सस्ते में खरीदने का सही समय होता है। भावनाओं में आकर निवेश करना सबसे बड़ी गलती होती है। सही तरीका यह है कि तय करो कि कब खरीदना और बेचना है, भावनाओं पर नहीं, तर्क पर। 4, बहुत ज्यादा कंपनियों में निवेश करना। कुछ निवेशक सोचते हैं कि जितनी ज्यादा कंपनियां उतना सुरक्षित पोर्टफोलियो, लेकिन बहुत ज्यादा कंपनियों में पैसा लगाने से आपका ध्यान बंट जाता है और आपको ये समझ नहीं आता कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है और कौन सी नहीं। 10-15 बेहतरीन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना ज्यादा फायदेमंद होता है। सही तरीका यह है कि गुणवत्ता चुनो, मात्रा नहीं। 5, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। शेयर बाजार में सफल होने के लिए धैर्य जरूरी है। अगर आप सिर्फ 1-2 महीने में दोगुना पैसा कमाने के सपने देख रहे हैं तो यह आपको भारी नुकसान दे सकता है। असली निवेशक वे होते हैं जो 5-10 साल का नजरिया रखते हैं और अपने स्टॉक्स को ग्रोथ करने का समय देते हैं। सही तरीका यह है कि जल्दी अमीर बनने के बजाय सही तरीके से अमीर बनने पर ध्यान दो। रवि ने मिस्टर मेहरा की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने देखा कि आर्यन ने सिर्फ सस्ते स्टॉक्स खरीदे थे, बिना रिसर्च किए। अब जब बाजार गिरा तो उसके ज्यादातर स्टॉक्स डूब चुके थे। दूसरी ओर रवि के पास कम लेकिन बेहतरीन कंपनियों के स्टॉक्स थे, इसलिए गिरावट के बावजूद उसकी कंपनियां मजबूत बनी रहीं और बाजार के सुधरने पर तेजी से बढ़ी। कुछ महीने बाद आर्यन फिर से रवि के पास आया और कहा, यार, मैंने बहुत गलतियां की, अब मुझे भी सही निवेश सीखना है। रवि मुस्कुराया और बोला, गलतियों से सीखो लेकिन दोहराओ मत। सही निवेशक वही जो गलतियों से बचे। अब रवि को समझ आ गया था कि निवेश में जितना जरूरी सही स्टॉक्स चुनना है, उतना ही जरूरी गलत फैसलों से बचना भी है। अगर कोई निवेशक इन 5 गलतियों से बच जाए तो वह अपने निवेश में सफलता के करीब पहुंच सकता है। फिलिप ए फिशर इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि शेयर बाजार में सिर्फ वही लोग हारते हैं जो बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं। रवि अब एक अनुभवी निवेशक बन चुका था। उसने सीखा था कि बाजार में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी पैसा बचाना होता है। पिछले अध्याय में उसने 5 सबसे बड़ी गलतियों से बचना सीख लिया था, लेकिन क्या बस इतनी गलतियां ही होती हैं? उसने मिस्टर मेहरा से पूछा, सर, क्या निवेशकों से सिर्फ यही 5 गलतियां होती हैं या कुछ और भी है? मिस्टर मेहरा मुस्कुराए और बोले, बेटा, बाजार में गलतियों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अगर तुम इन 5 और गलतियों से बच गए तो तुम बाकी भी खुद ही समझ जाओगे। आर्यन को अपनी पिछली गलतियों का एहसास हो चुका था। अब वो सोच समझकर निवेश करने लगा था, लेकिन फिर भी वो एक नई परेशानी में फंस गया। उसने एक नई कंपनी में पैसा लगाया और उम्मीद की कि स्टॉक जल्द ही बढ़ेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद कंपनी पर एक घोटाले का आरोप लगा और स्टॉक धड़ाम से गिर गया। आर्यन का पैसा फिर डूब गया। वो घबराकर रवि के पास आया और बोला, यार, अब तो मैं सच में समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। रवि ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि उसे 5 और गंभीर गलतियों के बारे में बताया जाए। अध्याय 9, निवेशकों की 5 और गलतियां। फिलिप फिशर के अनुसार पहले बताए गए 5 जोखिमों के अलावा और भी गलतियां हैं जो निवेशकों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। 1, बिना बिजनेस को समझे निवेश करना। कई निवेशक किसी कंपनी का स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसका नाम सुना सुनाया है या कोई और इसे खरीद रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री और प्रतिस्पर्धा को नहीं समझते तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक अच्छा निवेशक हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है और उसका भविष्य कैसा रहेगा। सही तरीका यह है कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका बिजनेस अच्छे से समझो। 2, बार बार स्टॉक्स खरीदना और बेचना। कई निवेशक हर हफ्ते या हर महीने अपने स्टॉक्स बदलते रहते हैं। वे हर छोटी गिरावट में बेच देते हैं और हर छोटी तेजी में खरीद लेते हैं।
लेकिन शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों ने कमाया है जो धैर्य रखते हैं और स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं। सही तरीका यह है कि स्टॉक में लंबे समय तक टिके रहो जब तक कि कंपनी का बिजनेस मजबूत है। 3. सिर्फ पुराना डेटा देखकर निवेश करना। कई लोग सोचते हैं कि जो स्टॉक पहले अच्छा कर चुका है वो आगे भी अच्छा करेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है। कंपनी का भविष्य कैसा होगा यह उससे ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई कंपनी पहले अच्छी थी लेकिन अब उसकी ग्रोथ रुक गई है तो सिर्फ उसके पुराने प्रदर्शन के आधार पर निवेश करना गलत हो सकता है। सही तरीका यह है कि किसी भी कंपनी का भविष्य देखने की कोशिश करो, न कि सिर्फ उसका अतीत। 4. खराब मैनेजमेंट वाली कंपनियों में निवेश करना। एक कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी लीडरशिप कितनी अच्छी है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट बेईमान है या उसके लीडरशिप में काबिलियत की कमी है तो कंपनी बर्बाद हो सकती है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इसलिए गिर जाती हैं क्योंकि उनका मैनेजमेंट गलत फैसले लेता है। सही तरीका यह है कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके लीडर्स की ईमानदारी और क्षमता को परखो। 5. एक ही इंडस्ट्री में ज्यादा निवेश करना। कई निवेशक सिर्फ एक सेक्टर में पैसा लगा देते हैं, जैसे सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ फार्मा या सिर्फ बैंकिंग। अगर उस सेक्टर में गिरावट आए तो उनका पूरा पोर्टफोलियो डूब सकता है। समझदार निवेशक अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करता है ताकि उसका जोखिम कम हो। सही तरीका यह है कि अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करो ताकि जोखिम संतुलित रहे। रवि ने आर्यन को ये 5 गलतियां बताई और उसे समझाया कि बाजार में सिर्फ सही कंपनियां चुनना ही जरूरी नहीं, बल्कि गलत कंपनियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। आर्यन ने अपनी पिछली गलतियों की समीक्षा की। उसने माना कि उसने कंपनी का बिजनेस ठीक से नहीं समझा था। उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए बार बार ट्रेडिंग की थी। उसने सिर्फ पिछले रिकॉर्ड देखकर स्टॉक्स लिए थे। उसने मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया था। और सबसे बड़ी गलती, उसने सिर्फ टेक सेक्टर में निवेश किया था। अब उसने एक नई रणनीति बनाई, हर कंपनी के बिजनेस को गहराई से समझना, स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करना, मैनेजमेंट की ईमानदारी और क्षमता पर रखना, अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स में फैलाना। कुछ महीनों बाद उसकी रणनीति काम करने लगी। अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। उसने निवेश में सफल होने का पहला बड़ा कदम बढ़ा लिया था। स्मार्ट इन्वेस्टर वही जो गलतियों को दोहराए नहीं। रवि और आर्यन को अब ये समझ आ चुका था कि गलतियां निवेश का हिस्सा है, लेकिन जो निवेशक उनसे सीखता नहीं वो हमेशा घाटे में ही रहता है। अगर कोई निवेशक इन 10 गलतियों से बच जाए तो वो सफल होने के बहुत करीब पहुंच सकता है। फिलिप ए फिशर इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि स्मार्ट निवेशक सिर्फ वही नहीं होता जो सही स्टॉक्स चुनता है, बल्कि वो जो गलत स्टॉक्स से बचता भी है। अब तक रवि और आर्यन ने बहुत कुछ सीख लिया था, गलतियों से बचना, सही समय पर खरीदना और बेचना, और निवेश की मनोवैज्ञानिक रणनीतियां। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, सही ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढे कैसे। आर्यन ने रवि से पूछा, यार अब मुझे समझ आ गया कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन असली सवाल यह है कि सही स्टॉक को पहचाने कैसे। रवि के पास भी इसका सीधा जवाब नहीं था, लेकिन उसे याद आया कि मिस्टर मेहरा हमेशा कहते थे कि असली निवेशक वही है जो सही अवसर पहचान सके। दोनों ने सोचा कि इस सवाल का जवाब पाने के लिए वे फिर से मिस्टर मेहरा से मिलते हैं। कैफे में मुलाकात के दौरान रवि और आर्यन ने मिस्टर मेहरा से पूछा, सर आप कैसे तय करते हैं कि कौन सा स्टॉक भविष्य में ग्रोथ करेगा। मिस्टर मेहरा मुस्कुराए और बोले, हर सफल निवेशक के पास एक तरीका होता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम में उस तरीके को सीखने का धैर्य है। रवि और आर्यन ने एक साथ जवाब दिया, बिल्कुल सर। तो फिर सुनो, ग्रोथ स्टॉक्स खोजने की मेरी 5 स्टेप रणनीति। अध्याय 10, ग्रोथ स्टॉक्स खोजने के 5 स्टेप मेथड। फिलिप फिशर बताते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स वे कंपनियां होती हैं जो लंबी अवधि में लगातार अपना मुनाफा और बिजनेस बढ़ाती है, लेकिन इन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। यहाँ 5 महत्वपूर्ण चरण हैं जो हर सफल निवेशक को अपनाने चाहिए। 1. स्कटलबट पद्धति का इस्तेमाल करो। कंपनी के बारे में हर संभव स्रोत से जानकारी इकट्ठा करो। कंपनी के ग्राहकों, कर्मचारियों, सप्लायर्स और प्रतिस्पर्धियों से बात करो। कंपनी के उत्पाद या सेवाएं खुद इस्तेमाल करो। सही तरीका यह है कि कंपनी के बारे में जितना जान सकते हो जानो। 2. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को गहराई से समझो। ग्रोथ स्टॉक वही है जो हर साल अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाए। कम से कम 5-10 साल के बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ो। कंपनी पर कर्ज कितना है, मार्जिन कितना है, ये सब समझो। सही तरीका यह है कि संख्याएं कभी झूठ नहीं बोलती। 3. कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझो। अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। ये देखो कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है और उसका बिजनेस मॉडल क्या है। क्या वो इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, क्या कंपनी की कोई यूनिक स्ट्रेंथ, कंपेटिटिव एडवांटेज है। सही तरीका यह है कि समझो कि कंपनी कैसे पैसे कमाती है और क्या उसे कोई रोक सकता है। 4. मैनेजमेंट की योग्यता और ईमानदारी को परखो। ग्रोथ स्टॉक्स उन्हीं कंपनियों के होते हैं जिनके लीडर्स बेहतरीन होते हैं। कंपनी के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पिछली उपलब्धियों को देखो। क्या उन्होंने सही बिजनेस डिसीजन लिए हैं। सही तरीका यह है कि किसी भी कंपनी की सफलता उसके लीडर्स पर निर्भर करती है। 5. इन्वेस्ट एट द राइट टाइम। सिर्फ अच्छी कंपनी को पहचान लेना काफी नहीं है, उसे सही कीमत पर खरीदना भी जरूरी है। अगर स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है तो थोड़ा धैर्य रखो और सही अवसर का इंतजार करो। बाजार की गिरावट में अच्छी कंपनियां छूट में मिलती हैं, उन्हें पकड़ो। सही तरीका यह है कि स्टॉक खरीदो, लेकिन सही कीमत पर। रवि और आर्यन ने इस 5 स्टेप रणनीति को अपनाने का फैसला किया। दोनों ने अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनियों की रिसर्च करनी शुरू की। कुछ हफ्तों बाद रवि को एक कंपनी दिखी जिसका बिजनेस बहुत मजबूत था। कंपनी के उत्पाद तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे, हर साल उसकी बिक्री और मुनाफा बढ़ रहा था।
उसका मैनेजमेंट बहुत अनुभवी था, लेकिन स्टॉक की कीमत अभी भी आकर्षक थी। रवि ने मिस्टर मेहरा से कहा, सर, मुझे लगता है कि यह कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। मिस्टर मेहरा मुस्कुराए और बोले, शानदार, अब इसे खरीदो और धैर्य रखो। रवि और आर्यन को अब एहसास हो चुका था कि ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढना कोई जादू नहीं, बल्कि गहरी रिसर्च और समझदारी का खेल है। अगर कोई निवेशक इस 5 स्टेप रणनीति का पालन करे तो वो शानदार ग्रोथ स्टॉक्स खोज सकता है। फिलिप ए फिशर इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि सही ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढने के लिए आपको न केवल नंबर देखने चाहिए, बल्कि बिजनेस की आत्मा को भी समझना चाहिए। समय बीतता गया। रवि और आर्यन अब पहले जैसे नए निवेशक नहीं थे। वे गलतियों से सीख चुके थे, सही स्टॉक्स चुनना जान चुके थे और अब उन्हें यह भी समझ आ गया था कि निवेश में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन बाजार में अचानक गिरावट आई। रवि और आर्यन के पोर्टफोलियो में गिरावट शुरू हो गई। जिस कंपनी को रवि ने चुना था उसका स्टॉक 30% नीचे आ गया था। आर्यन घबरा गया। उसने कहा, यार, बेच देते हैं, कहीं यह और नीचे ना चला जाए। रवि भी घबरा गया था, लेकिन उसने मिस्टर मेहरा के शब्दों को याद किया। अगर तुम्हारी रिसर्च सही है तो घबराओ मत, बाजार की गिरावट तुम्हारे लिए अवसर है, खतरा नहीं। रवि और आर्यन ने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट दोबारा देखी। बिजनेस अभी भी मजबूत था, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही थी, लेकिन बाजार में घबराहट फैली हुई थी। रवि ने एक बड़ा फैसला लिया, मैं बेचने के बजाय और खरीदूंगा। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने भी हिम्मत जुटाई और होल्ड करने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद बाजार वापस चढ़ने लगा और फिर वही स्टॉक जिसने उन्हें डरा दिया था 60% ऊपर चला गया। आर्यन खुशी से उछल पड़ा, रवि, अगर हम डरकर बेच देते तो यह मुनाफा नहीं मिलता। रवि मुस्कुराया और बोला, यही तो असली सीख थी, दोस्त। सफल निवेशक बनने के 5 सबसे महत्वपूर्ण सबक। 1, सही स्टॉक को पहचानना सबसे जरूरी है। ग्रोथ स्टॉक्स वे होते हैं जो सालों तक लगातार मुनाफा बढ़ाते हैं। उन्हें पहचानने के लिए स्कटलबेट पद्धति, फाइनेंशियल एनालिसिस और बिजनेस की गहरी समझ जरूरी है। याद रखें, केवल ब्रांड नाम देखकर निवेश मत करो, कंपनी का असली बिजनेस समझो। 2, गलतियों से सीखो, लेकिन दोहराओ मत। हर निवेशक कभी न कभी गलती करता है, लेकिन स्मार्ट निवेशक वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है। उन 10 गलतियों को याद रखें जिनसे बचना जरूरी है। याद रखें, गलतियां ज्ञान का सबसे महंगा स्रोत होती हैं, इन्हें बर्बाद मत करो। 3, धैर्य और संयम सबसे बड़ा हथियार है। स्टॉक्स रातों रात अमीर नहीं बनाते, सच्चा निवेश वही है जो लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे। हर गिरावट में घबराकर मत बेचो, अगर कंपनी मजबूत है तो गिरावट को अवसर मानो। याद रखें, बाजार का सबसे बड़ा फायदा उन्हें मिलता है जो धैर्य रखते हैं। 4, बाजार को समय मत करने की कोशिश करो, कोई भी लगातार बाजार के उतार चढ़ाव को सही समय पर पकड़ नहीं सकता। सबसे अच्छा तरीका है कि मजबूत कंपनियों को अच्छे दाम पर खरीदकर लंबे समय तक होल्ड करो। याद रखें, समय बाजार में मत लगाओ, बल्कि बाजार में समय बिताओ। 5, सही गुरु और सीखने की भूख हमेशा बनाए रखो। रवि और आर्यन की सफलता का एक बड़ा कारण था मिस्टर मेहरा का मार्गदर्शन। हमेशा सीखते रहो, पढ़ते रहो और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। याद रखें, स्मार्ट निवेशक बनने की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती, यह एक सतत यात्रा है। कुछ सालों बाद रवि और आर्यन अब सिर्फ नए निवेशक नहीं थे, वे अब सफल निवेशक बन चुके थे। उनका पोर्टफोलियो लगातार बढ़ रहा था और वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। रवि ने मिस्टर मेहरा से कहा, सर, आपकी सीख के बिना यह संभव नहीं था। मिस्टर मेहरा मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली सीख मैंने नहीं दी, असली सीख तुम्हें बाजार ने दी और तुमने उसे अपनाया, यही तुम्हारी जीत है। आर्यन ने कहा, अब हमें नया लक्ष्य तय करना चाहिए और भी बेहतर निवेशक बनना। रवि ने सिर हिलाया, कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस एक नई शुरुआत थी। बाजार में वही जीतता है जो सीखना नहीं छोड़ता। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य